हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज से हमारा नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। आज से जो हमारा क्लास है ये किसका चलेगा? आज से चलेगा न्यूट्रिशन का क्लास और आज न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्लास है हमारा। मैनेजमेंट में एक टॉपिक और बचा है आप लोगों का, वो है चेक के प्रकार। उसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। फिर जो मैनेजमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस एक पॉइंट और एक टॉपिक और बाकी है, उसमें बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेंगे किसी दिन। और हमारा क्या चल रहा है अभी हम टेक्सटाइल देख रहे हैं। और आज से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा? आज से हम न्यूट्रिशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम न्यूट्रिशन में देखेंगे। पहले न्यूट्रिशन की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट को देखना ज़रूरी है, यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी है। तो पहले हम जानते हैं, पहले हम डाइट की बात करते हैं कि डाइट क्या होता है। न्यूट्रिशन की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डाइट के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार क्या होता है, जिसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। असंतुलित आहार क्या होता है, जिसे अनबैलेंस्ड डाइट कहते हैं। पोषक तत्व के बारे में हम देखेंगे, न्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं उसको देखेंगे। कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। जो हमारा डाइट है, जो हमारा आहार है, उसमें किन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, किन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, ये देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे डाइटेटिक्स क्या होता है, जिसे पथ्य कहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार के बारे में देखेंगे। पोषण को देखने के बाद हम देखेंगे जो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व हैं वो कितने कैलोरी ऊर्जा हमें देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है हमें, इसको देखेंगे। उसके कार्य को देखेंगे और देखेंगे पोषक तत्व के प्रकार के बारे में देखेंगे, जो कि है मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट होते हैं, जिसे कहते हैं कौन से पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में, जिसे हम माइक्रो कहते हैं। कितने कौन से पोषक तत्व, कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं उसमें, इन सब चीज़ों के बारे में इतने सारे पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो भी क्लास न्यूट्रिशन में जितने भी क्लास होंगे वो क्लास लेंदी होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन का क्लास और टेक्सटाइल का क्लास दोनों ही बराबर है। दोनों लेंदी क्लास चल रहे हैं। एक क्लास को, एक टॉपिक को हम 2 दिन में समझ रहे हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हुए। आप लोग कितने दिन से बोल रहे थे मैम जल्दी न्यूट्रिशन की क्लास लगाइए, जल्दी चलाइए जल्दी, तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया। पहले हम देखेंगे डाइट क्या होता है। डाइट सब लोगों ने सुना होगा। डाइट मीन्स क्या होता है? डाइट क्या होता है? एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है। क्या होता है? एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, उस भोजन की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? हमारा एक दिन का आहार कहलाता है। और डाइट क्या होता है? एक बार में एक व्यक्ति जितनी मात्रा में भोजन को लेता है वही क्या होता है? उसका डाइट कहलाता है, उसका आहार कहलाता है। और एक दिन का आहार क्या होता है? जो एक व्यक्ति पूरे दिन में जितनी भोजन की मात्रा को लेता है वो क्या कहलाता है? वो उसका एक दिन का आहार कहलाता है। और डाइट क्या होता है? एक बार में एक व्यक्ति भोजन की जितनी मात्रा लेता है वह उसका डाइट कहलाता है। एक बार में एक व्यक्ति जितनी भोजन की मात्रा को लेता है, ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है? उसका डाइट कहलाता है। और एक व्यक्ति पूरे एक दिन में जितने भोजन की मात्रा को ग्रहण करता है वो उसके एक दिन का आहार, एक दिन का डाइट कहलाता है। डाइट हो गया वो, ये डाइट हो गया। अब एक दिन का आहार क्या कहलाता है? एक व्यक्ति
एक व्यक्ति एक दिन में भोजन की जितनी मात्रा ग्रहण करता है वह उसका एक दिन का आहार कहलाता है। इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? डाइट क्या होता है? जैसे कोई भी व्यक्ति हुआ, वो एक बार में एक थाली में 2 रोटी होगी, थोड़ा सा चावल, दाल, 1 कटोरी दाल हो गई, थोड़ी सी सब्जी हो गई, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें एक थाली में एक बार में जितनी भी चीज़ें वो रख रहा है, वही क्या कहलाता है? वही उसका डाइट कहलाता है। लेकिन एक दिन का आहार क्या कहलाता है? एक दिन की, पूरे दिन की डाइट क्या होती है? हम पूरे दिन में जितनी भोजन की मात्रा को ग्रहण कर रहे हैं वही हमारे एक दिन का डाइट होता है। ये हो गया क्लियर सबका? अब हम देखेंगे संतुलित आहार क्या होता है। न्यूट्रिशन की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें इन सब पॉइंट पर चर्चा करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। अब हम क्या देखेंगे? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। इसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। ये क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारे जो पोषक तत्व हैं वो 6 प्रकार के हैं। 6 तरह के पोषक तत्व हम लेते हैं: कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। इतने चीज़ को हम लेते हैं। तो जो संतुलित आहार होता है उसमें क्या होता है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन विद्यमान हो। हम ऐसा भोजन लें जिसमें क्या हो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को ही कार्बोज कहते हैं। कहीं कहीं पे ही कार्बोज लिखा मिलता है। कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण की कैसी मात्रा होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और हमारे एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे कार्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए सफिशिएंट हो। और क्या होना चाहिए इसमें? जो हमारा संतुलित आहार है उसमें और क्या होना चाहिए? संतुलित आहार में पानी और रेशे की भी मात्रा होनी चाहिए। ये तो होना ही चाहिए हमारी आयु और कार्य के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। लेकिन और क्या होना चाहिए? तो पानी और फाइबर, जिसे हम क्या कहते हैं? रेशे। पानी और रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तब इस आहार को हम क्या कहेंगे? इस आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण हम जो भोजन ले रहे हैं, जो हमारी डाइट प्लान है, जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें होने चाहिए ये सब। और किसके अनुसार होने चाहिए? तो हमारी आयु और हमारे कार्य के अनुसार होने चाहिए। और क्या होने चाहिए उसमें? पानी और रेशे की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तब जाकर इतनी चीज़ें जो जिस भोजन में रहती है वही भोजन क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। और ये सब मात्रा किसके अनुसार होनी चाहिए? हमारी आयु के अनुसार, हमारी एज के अनुसार और हमारे कार्य के अनुसार होना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा था? RDA 2020। तो RDA जो होता है उसमें यही दिखाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना काम, नॉर्मल काम कर रहा है, भारी काम कर रहा है या फिर मध्यम काम कर रहा है। तो आयु के अनुसार और हमारे कार्य के अनुसार ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में मौजूद होनी चाहिए। तब उस भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला क्या है? असंतुलित आहार, जिसे हम अनबैलेंस डाइट कहते हैं। असंतुलित आहार क्या होता है? इसे अनबैलेंस डाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब आहार में
इसमें क्या होता है, असंतुलित आहार क्या होता है, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए या फिर अधिकता हो जाए तो ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं, ऐसे आहार को हम असंतुलित आहार कहते हैं। किसे कहते हैं असंतुलित आहार? भोजन में पोषक तत्वों की, भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाए। असंतुलित आहार किसे कहते हैं? अनबैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? हमारे भोजन में एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्व की क्या हो जाए, कमी हो जाए या फिर अधिकता हो जाए। हमारे भोजन में हमारे एक पोषक तत्व हो या एक से अधिक पोषक तत्व हो, कमी हो या फिर अधिकता हो जाए भोजन में, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम असंतुलित आहार कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि पोषक तत्व न्यूट्रिएंट कितने होते हैं हमारे भोजन में। पोषक तत्व कितने होते हैं? पोषक तत्व, ये सब पॉइंट आप लोगों को पता होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले ये सब जानना ज़रूरी है। पोषक तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। कार्बोज को ही हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और क्या है, जल। पोषक तत्व कितने हैं? कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये हो गए पोषक तत्व। जल से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, लेकिन जल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अवशोषण हो, पाचन हो या फिर उत्सर्जन हो, हर तरह के कार्य में, जितने भी हमारी बॉडी में जो भी कार्य होते हैं, परिवहन के काम, रक्त को इधर उधर ले जाना, संचार करना, ये सब किसका काम है? जल के द्वारा ही होता है। तो पोषक तत्व में कितने आ गए? 6 आ गए। जल कोई न्यूट्रिएंट का काम नहीं करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जल को भी ऐड किया गया। कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल हो गए। ये हो गए न्यूट्रिएंट हो गए हमारे भोजन के। अब हम देखेंगे पोषक तत्व एवं उनका अनुपात कितना होना चाहिए। जो पोषक तत्व हैं उनका हमारे भोजन में कितने अनुपात में हमें लेना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? पोषक तत्व एवं उनका अनुपात। पोषक तत्व एवं उनका अनुपात। जो भी पोषक तत्व हैं हमारे, जो मेन पोषक तत्व हैं, वो कितने अनुपात में हमारे भोजन का कितना परसेंटेज हम लेते हैं, ये हम देखेंगे। कार्बोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोज की मात्रा कितनी होती है हमारे भोजन में? 60 से 70% हम क्या लेते हैं? कार्बोज को लेते हैं। 60 से 70% कार्बोज को लेते हैं। वसा कितना लेते हैं? वसा कितना लेना चाहिए? वसा का परसेंटेज कितना होता है? 20 से 30% होता है वसा का। और प्रोटीन का परसेंट कितना होता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है नेट के एग्जाम में। 10 से लेके 15% क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। यहाँ पे मैच करने के लिए क्वेश्चन यहाँ से आता है। कार्बोज कितना परसेंट होता है? 60 से 70% क्या होता है कार्बोज का हमारे भोजन में। वसा कितना लेना चाहिए? वसा का परसेंटेज कितना होता है? 20 से लेकर 30%। प्रोटीन का परसेंटेज 10 से लेकर 15%। अब हम देखेंगे पथ्य या डायटेटिक्स क्या होता है। क्या देखना है हमें? अब देखना है पथ्य, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायटेटिक्स। पथ्य या डायटेटिक्स, ये क्या होता है? इसे विज्ञान एवं कला दोनों माना जाता है, दोनों के अंतर्गत ये आता है। इसमें क्या करते हैं? व्यक्ति के आर्थिक
कोई भी व्यक्ति उसे आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, इसमें क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति और या फिर रोगी व्यक्तियों के लिए आहार का नियोजन किया जाता है। क्या किया जाता है, पथ्यापथ्य या डायटेटिक्स में क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, किसी सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति या फिर रोगी व्यक्ति के आहार का नियोजन किया जाता है। ये कला और विज्ञान क्यों माना गया है? इसमें नियोजन तो किया जाता है किसी व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का या फिर रोगी व्यक्ति के आहार का नियोजन किया जाता है और उसके परोसने के तरीके पर भी ध्यान दिया जाता है। इसीलिए जो पथ्यापथ्य है, जो डायटेटिक्स है, उसे कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। ये हो गया क्लियर, सबका कंप्लीट हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पोषण देखेंगे हम, पोषण के प्रकार के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण, जिसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटा गया है पोषण को? पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सुपोषण, जिसे गुड न्यूट्रिशन कहते हैं, और दूसरा होता है कुपोषण, जिसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को, न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांटा गया है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे हम टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, उसी तरह से हमें न्यूट्रिशन की क्लास भी पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ढेर सारे रोग भी आ जाते हैं, आहार आ जाता है, इसमें सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो क्या है, हमें जैसे हम टेक्सटाइल की क्लास को देख रहे हैं अच्छे से, उसी तरह से हम न्यूट्रिशन की भी क्लास अच्छे से देखेंगे। न्यूट्रिशन जो पोषण है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सुपोषण, जिसे गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। मैं एन लिख के छोड़ दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। और जो दूसरा है उसे क्या कहते हैं, कुपोषण। कुपोषण को क्या कहते हैं, इसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। कुपोषण को क्या कहते हैं, इसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण जो न्यूट्रिशन, उसे 2 भागों में बांटा गया है। सुपोषण गुड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कुपोषण। सुपोषण क्या होता है, सुपोषण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण की मात्रा पर्याप्त होती है, पर्याप्त तो होती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होती है, तो हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे उम्र के, और किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी कार्य के अकॉर्डिंग होती है।
जो सुपोषण होता है उसमें क्या होता है, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होती है। और पर्याप्त मात्रा में कैसी होती है, कहाँ के अकॉर्डिंग होती है, तो हमारे उम्र और हमारे कार्य के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं, गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, इसमें या तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी या तो फिर पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी। क्या होता है, किसी किसी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और किसी किसी पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है हमारे भोजन में। कुपोषण में क्या आता है, पोषक तत्व की कमी या फिर अधिकता, इसमें हमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। ये दोनों क्लियर हो गया आपका सुपोषण गुड न्यूट्रिशन में। कार्बोज, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी एज के अकॉर्डिंग और हमारे कार्य के अकॉर्डिंग पर्याप्त मात्रा में होते हैं हमारे भोजन में, उसे हम सुपोषण कहते हैं। कुपोषण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमारे भोजन में और किसी किसी पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, तो इसमें कमी और अधिकता दोनों को ऐड किया गया है, उसे हम कुपोषण कहते हैं। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब जो हमें देखना है यहीं से देखना है। इसके ढेर सारे टाइप्स हैं, इसके टाइप में रोगों को लिखा गया है, रोगों को ऐड किया गया है। तो अब हम सुपोषण को छोड़ देते हैं, अब हम कुपोषण को देखेंगे डिटेल में। अब हमें क्या देखना है, अब हमें कुपोषण को देखना है। कुपोषण तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम देखेंगे कुपोषण के प्रकार, कुपोषण को कितने भागों में बांटा गया है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। कुपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अतिपोषण, अतिपोषण जिसे क्या कहते हैं, ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है अल्प पोषण, इसे क्या कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और तीसरा क्या है, असंतुलित। असंतुलित पोषण, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनबैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इनबैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश नेम भी मैं बताते चल रही हूँ। अतिपोषण को क्या कहते हैं, अतिपोषण को ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। अल्प पोषण को क्या कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। असंतुलित पोषण को क्या कहते हैं, इनबैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे और ये किसके प्रकार के हैं, कुपोषण के, माल न्यूट्रिशन के ये प्रकार हैं। अब हम देखेंगे अतिपोषण क्या होता है। अतिपोषण में क्या होता है, इसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं उसकी अधिकता हो जाती है। हम किसी किसी चीज़ को इतना ज़्यादा खा लेते हैं, इतना ज़्यादा अपने डाइट में यूज करते हैं कि वो हमारी बॉडी में जाकर वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में स्टोर होने लगता है। तब क्या होता है, इससे हमारी बॉडी में रोग होने लगते हैं। जिससे क्या होता है, अतिपोषण से क्या होता है, किसी भी चीज़ को अत्यधिक मात्रा में खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, जितनी मात्रा में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है अगर हम उतनी मात्रा में खाएंगे तो अतिपोषण होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा किसी किसी चीज़ को, हमारी जो फेवरेट चीज़ें होती है उसे हम बहुत ज़्यादा खाते चले जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, अतिपोषण हो जाता है। और अतिपोषण से कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, अतिपोषण से 2 तरह की बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में। अतिपोषण की जो बीमारी है उसको 2 तरीकों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, मोटापा। पहला क्या है, मोटापा। मोटापा को क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। और दूसरा क्या है, विषाक्तता। विषाक्तता को क्या कहते हैं, टॉक्सिटी कहते हैं। अतिपोषण क्या हो जाता है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनकी हमारी बॉडी में अधिकता हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में हम खाने लगते हैं, यूज करने लगते हैं उसको। तो अतिपोषण जब हो जाता है तो उससे क्या होता है, अतिपोषण से हमारी बॉडी में मोटापा हो जाता है, ये रोग है। मोटापा को क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। और विषाक्तता जो है इसे क्या कहते हैं, टॉक्सिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मोटापा किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है और जो विषाक्तता हमारी बॉडी में होता है वो
किस चीज़ के, किन पोषक तत्वों की अधिकता से होता है। तो जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, ये किसके कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तब क्या होता है? मोटापा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से और किसी अधिकता से? वसा की अधिकता से। मोटापा किसके कारण, ओबेसिटी किसके कारण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की जब हमारी बॉडी में अधिकता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को यूज करने लगते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? उसकी अधिक मात्रा हो जाएगी। जब अधिक मात्रा हो जाएगी तो हमारा बॉडी फूल जाएगा, एकदम डब्बा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। तो क्या है, मोटापा कहाँ से आता है? ओबेसिटी कहाँ से आता है हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से और वसा की अधिकता से, चर्बी जिसे कहते हैं, जिसे फैट कहते हैं। अब क्या होगा? अब हम दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। जो विषाक्तता है, ये जो टॉक्सिटी है, ये किनके अधिकता के कारण होता है? तो ये विटामिन और खनिज लवण की अधिकता के कारण होता है। विटामिन की और किसके कारण होता है? खनिज लवण की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या हुआ? अति पोषण कंप्लीट हुआ। अभी हम क्या देख रहे हैं? पोषण, न्यूट्रिशन को देख रहे हैं। न्यूट्रिशन में हमने सुपोषण को देख लिया, गुड न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो देख रहे हैं वो क्या है? माल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण को 3 पार्ट में बांटकर हमें पढ़ना है। पहला जो पार्ट है वो क्या है? वो है अति पोषण, अल्प पोषण और असंतुलित होता है। अति पोषण क्या होता है? हमारी बॉडी में जब चीज़ों की, जो पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तब वो क्या होता है? हमारी बॉडी को फुला देता है, हमारी बॉडी मोटी होती चली जाती है, फूलता चला जाता है। तो इससे जो अतिपोषण है, उससे 2 तरह की बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में। पहला तो मोटापा होता है। मोटापा क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं। और जो विषाक्तता है उसे क्या कहते हैं? टॉक्सिटी कहते हैं। जो मोटापा है ये हमारी बॉडी में किसके कारण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा जब हम यूज करने लगते हैं तब होता है। और किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में? वसा की, फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब हमारी बॉडी को मोटापा हो जाता है, हम मोटे हो जाते हैं। विषाक्तता क्या है? किसकी अधिकता के कारण होता है? विटामिन की अधिकता के कारण और खनिज लवण की अधिकता के कारण होता है। अतिपोषण हुआ कंप्लीट हमारा। अब हम देखेंगे अंडर न्यूट्रिशन, जो अल्प पोषण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ, एक एक को पढ़ते हुए हम चलेंगे अच्छे से। आई होप कि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हमें क्या पढ़ना है? अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण को देखना है। अल्प पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? अल्प पोषण से हमें क्या होता है? अल्प पोषण कैसा है? इसको हम देखेंगे। अल्प पोषण, अल्प पोषण से क्या होता है? जो हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है वही क्या होता है? वही होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण क्या होता है? हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, जो फैट है, इन चीज़ों की जब कमी हो जाती है और लंबे टाइम तक कमी बनी रहती है तो क्या होता है? हमारी बॉडी में अल्प पोषण हो जाता है। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो विभिन्न प्रकार के रोगों से जूझने लगता है। रोगों के सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखने लगते हैं। यही क्या होता है? अल्प पोषण। अल्प पोषण 2 टाइप का होता है। पहला तो होता है प्राथमिक। प्राथमिक क्या होता है? इसमें जो होता है, जो प्राथमिक लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। इंसान चिड़चिड़ा, जो व्यक्ति है उसमें अगर अल्प पोषण हो रहा है, उसकी बॉडी में उसे पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, नहीं मिल रहे हैं, तब क्या होता है? चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा, कमजोरी। ये सब क्या है? ये सब कुपोषण की निशानी है, अल्प पोषण की निशानी है। प्राथमिक पोषण, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राथमिक लक्षण, यही से क्या होता है? कुपोषण की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। और जो दूसरा है वो क्या है? द्वितीयक। इसे 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक में क्या होता है? इसकी कमी से अभी हम देखेंगे कौन सा रोग होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्राथमिक में क्या होता है? चिड़चिड़ापन, गुस्सा,
बॉडी की ग्रोथ रुकना, विकास का कम होना, विकास कम, जो हमारी बॉडी का ग्रोथ है, जो विकास है वो रुक जाता है। अगला क्या है, द्वितीयक में इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पीसीएम और पीईएम। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, पीसीएम और पीईएम। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। पीसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, पीसीएम का फुल फॉर्म होगा प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। पीसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। और पीईएम का क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो जो प्राथमिक लक्षण है, जो प्राथमिक है, अल्प पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक। द्वितीयक में पीसीएम और पीईएम आते हैं, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें क्या होता है, पहला है क्वाशिकोयर जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। द्वितीयक में दो तरह के रोगों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, दो तरह के रोग होते हैं। पहला क्या है, क्वाशिकोयर, क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर होता है। इससे क्या होते हैं, किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशिकोयर रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी से होता है। और पीसीएम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन है। लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे एक बार और बोल देती हूँ। पीसीएम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। और पीईएम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। जो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशिकोयर रोग हो जाता है। और मरम्मस कौन सा, किसकी कमी से रोग होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है। क्या होता है, मरस्मस रोग किसकी कमी से होता है, मरस्मस रोग किसकी कमी से होता है, तो ये किसकी कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है ये। पीसीएम किसकी कमी से होता है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। और पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर। और मरस्मस जो रोग है ये किसकी कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे अब, ये हमारा हुआ कंप्लीट। अभी हमें एक चीज़ और देखना है, एक पॉइंट पर और बात करनी है। जो हमारा अतिपोषण अल्प पोषण दोनों कंप्लीट हो गया। क्या क्या होता है यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या देखना है असंतुलित। असंतुलित में क्या होता है, असंतुलित मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हो XYZ हम ले लेते हैं, उसमें असंतुलन कैसे हो जाता है। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, उसमें परसेंटेज वाइज दिया रहता है, 10% इसको चाहिए, 10 इसको चाहिए, 10 इसको चाहिए, 10 इसको चाहिए। मान लो कि असंतुलन समझने के लिए, मान लो कि किसी के घर में 5 बच्चे हैं। अब कोई चीज़ आया, मान लो कि 50 टॉफ़ी आई है। किसी के घर में 5 बच्चे हैं और वहाँ पे 50 टॉफ़ी आई है। तो सारे बच्चों को अगर बराबर मात्रा में 10-10 नहीं मिलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, झगड़े होने लगेंगे, लड़ाइयाँ होने लगेंगी। अगर हम एक बच्चे को 1 दे दें और एक बच्चे को 19 दे दें तो क्या होगा, तो झगड़ा तो होना ही होना, असंतुलित हो जाएंगे वो लोग, लड़ाई करने लगेंगे। उसी तरह से हमारी बॉडी में जो असंतुलन है वो क्या होता है, किसी एक चीज़ की कमी हो जाए या फिर किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी या फिर सारे चीज़ों की अधिकता या सारे चीज़ों की अधिकता एक चीज़ की कमी, यही क्या होता है, असंतुलन होता है। एक चीज़ की, एक पोषक तत्व की, एक पोषक तत्व की कमी और सारे पोषक तत्वों की
तत्वों की अधिकता। जब ऐसी स्थिति हमारी बॉडी में, हमारे भोजन में, हमारी डाइट में हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, असंतुलित की स्थिति, असंतुलन की स्थिति आ जाती है। असंतुलन को समझने के लिए हमारे पोषक तत्व जो हैं, 6 तरह के पोषक तत्व हैं, उनमें किसी पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए, किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए और ये स्थिति बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वो क्या होती है, असंतुलन की स्थिति, असंतुलित इनबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कंप्लीट हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप इतने अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पोषक तत्व। एक बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं पोषक तत्व कितने तरह के होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इसमें कितनी कैलोरी हमें मिलती है और इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं। इसको समझने के लिए हम ट्रायंगल बनाकर भी समझ सकते हैं। हम ऐसे बनाकर भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोटीन लिख दें, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और यहाँ जल। ये तो हमारे पोषक तत्व हो गए 6 तरह के। लेकिन अब हमें क्या देखना है, अब हमें इन पोषक तत्वों के कार्य को देखना है और इसे खाने से हमें कितनी किलो कैलोरी मिलती है ये देखना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट, इसे ही क्या कहते हैं, इसे कार्बोज भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन सा करता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन सा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। और इसको जो कार्बोहाइड्रेट हम 1 ग्राम खाते हैं तो हमें कितनी किलो कैलोरी मात्रा मिलती है, इसको हमें देखना है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है, एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन को हम निर्माणात्मक तत्व भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं, निर्माणात्मक तत्व कहते हैं। निर्माणात्मक तत्व किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। इसका क्या क्या कार्य होता है, शरीर की वृद्धि करना, ये हमारी बॉडी ग्रोथ के नाम से जानी जाती है। इसी से हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है। हमारी जो बॉडी है वो ग्रो किसके कारण करती है, तो प्रोटीन के कारण। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, निर्माणात्मक तत्व कहते हैं। इसका क्या क्या काम है, क्या क्या काम है, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की वृद्धि करना। और क्या कार्य है इसका, मांसपेशियों का निर्माण करना, मांसपेशियों का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण करना। और क्या काम है इसका, टूट फूट की मरम्मत करना, टूट फूट की मरम्मत करना। जो ऊतक, जो तंतु हमारी बॉडी में टूट जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उनकी ये मरम्मत करता है, उन्हें दोबारा उठाता है, उनकी ग्रो करता है। हार्मोन का निर्माण करता है, ये हार्मोन्स का निर्माण।
ये हम क्या देख रहे हैं, ये तो हमने देखा कि प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन को क्या कहते हैं, निर्माणात्मक तत्व कहते हैं। इसके कार्य हैं शरीर की वृद्धि करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना और हार्मोन्स का निर्माण करना। अब हम देखेंगे 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो इससे भी हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना मिलता है, तो 4.2 किलो कैलोरी हमें मिलता है। किससे मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन से। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, फैट देखेंगे, वसा। वसा क्या है, फैट है। फैट या वसा, वसा का क्या काम होता है, ऊर्जा प्रदान करना हमारी बॉडी को, उष्णता गर्मी प्रदान करना हमारी बॉडी को। और क्या करता है, ये त्वचा के नीचे वसी ऊतक के रूप में जमा रहता है। त्वचा के नीचे वसी ऊतक के रूप में जमा रहता है। और क्या काम करता है, जब कभी हम व्रत वगैरह रखते हैं, यात्रा करते हैं, हम अच्छे से टाइम टू टाइम भोजन डाइट नहीं ले पाते हैं, तब क्या होता है, यही वसा टूटकर हमारी बॉडी को ऊर्जा देने का भी काम करता है। इससे कितना मिलता है, किलो कैलोरी हमें कितना मिलती है इससे, तो 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी हमें मिलती है। क्या मिलता है, 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी हमें मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी हमें मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 1 ग्राम प्रोटीन से, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 ग्राम जो वसा है उससे हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, विटामिन से। विटामिन क्या करता है हमारी बॉडी में, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। विटामिन क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता कौन सा प्रदान करता है, तो विटामिन प्रदान करता है। इससे जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं हमें, इससे कुछ भी नहीं मिलता है, इससे 0 न्यूट्रिएंट मिलते हैं हमें, कोई भी कैलोरी या ऊर्जा इससे नहीं मिलती है। विटामिन्स का क्या काम है हमारी बॉडी में, तो रोगों से लड़ने की क्षमता, जो बाहरी एलिमेंट्स हैं, जो रोग के रोगाणु हैं, वो हमारी बॉडी में ना आने पाए, उनसे हमारी बॉडी की रक्षा कौन प्रदान करता है, तो विटामिन प्रदान करता है। अब हम अगला देख लेते हैं, मिनरल का क्या काम है, खनिज लवण। अब हम क्या देखेंगे, खनिज लवण। खनिज लवण का क्या काम है हमारी बॉडी में, ये एंजाइम के नियंत्रण का काम करता है। ये एंजाइम का नियंत्रण, और क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य। और इससे जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो भी 0 मिलता है हमें, इससे भी कोई कैलोरी, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है हमें। अगला हम देखेंगे, वाटर, पानी, जल जिसे हम कहते हैं। जल क्या करता है हमारी बॉडी में, जल भोजन के अंतर्ग्रहण, इसके कार्य को हम देख रहे हैं, भोजन के अंतर्ग्रहण। क्या क्या काम है, जो जल का क्या काम है, जो वाटर है हमारी बॉडी में, इसका क्या काम है, भोजन के अंतर्ग्रहण का काम है, अंतर्ग्रहण का काम है, पाचन का कार्य करता है, पाचन का, अवशोषण का कार्य करता है, और उत्सर्जन का भी काम करता है।
क्या करता है? तो जल। जल का क्या कार्य है? भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन का कार्य कौन सा करता है? तो ये हमारा जल कार्य करता है। और इससे जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो मिलता है हमें वो भी 0 मिलता है। इससे भी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 मिलते हैं हमें। जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कितना मिलता है? इससे भी हमें 0 मिलता है। खनिज लवण से भी 0 मिलता है और विटामिन से भी 0 मिलता है। ये हो गए कुछ पॉइंट। अब हम देखेंगे पोषक तत्व के प्रकार भी पूछे जाते हैं। पोषक तत्व के प्रकार को देखेंगे हम। पोषक तत्व के प्रकार को देखने से पहले एक बार विटामिन को फिर से हम देख लेते हैं। विटामिन से जो एलिमेंट्स मिलते हैं, हमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है, न्यूट्रिशन वैल्यू तो हमें 0 मिलता है। ये इसका क्या कार्य है? रोगों से लड़ने का कार्य ये करता है। लेकिन यहाँ पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो क्या है? जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन है। और दूसरा क्या है? दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। क्या है? पहला जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन को 2 पार्ट में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं? बी और सी हैं। बी और सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। और वसा में कौन से घुलनशील है? ए, ई, डी और के। वसा में कौन से विटामिन घुलनशील हैं? ए, ई, डी, के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी हैं। विटामिन क्या करता है? फिर से हम देख लेते हैं विटामिन को। यहाँ पर एक एक पॉइंट को क्लियर करना है इसलिए मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। विटामिन का क्या काम है? इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होता है। ये हमारी बॉडी को रोगों से रक्षा कराती है, रोगों से लड़ने की रक्षा करती है हमारी बॉडी को। और ये इसको 2 भागों में बांट कर हम पढ़ते हैं। पहला तो है जल, जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन है? बी और सी है। और वसा में घुलनशील कौन है? ए, ई, डी के। अगर हमारी बॉडी में वसा नहीं रहेगी तो हम इतने चीज़ों को अगर हम खा लेंगे, विटामिन ए को खा लें, डी को खा लें, ई को खा लें और के को खा लें, तो हमारी बॉडी में वो घुलेगा नहीं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी ये वसा में घुलनशील है और जब हमारी बॉडी में वसा होगी तभी ये इतने सारे चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छे होंगे, नहीं तो ये हमारी बॉडी में नहीं पचने वाला है। ये मतलब होता है इसका। अब हम देखेंगे पोषक तत्व के प्रकार। पोषक तत्व के प्रकार। पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या है? पहला है मैक्रो। इसको मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, नहीं तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैक्रो, इसे मैक्रो बोलते हैं। और दूसरा क्या है? माइक्रो। देख लो फिर से। जो पोषक तत्व के प्रकार है इनको 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। 2 भागों में बांटा गया। पहला है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ज्यादा मात्रा में जिस एलिमेंट की जो भी न्यूट्रिएंट है जिनकी ज़्यादा हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है उनको मैक्रो में रखते हैं। और जिनकी सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, वो उनको किस में रखते हैं? माइक्रो में रखते हैं। अब मैक्रो में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को रखा गया है। इसमें किसको रखा गया है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को रखा गया है। किस में रखा गया है? तो मैक्रो में रखा गया है। इन एलिमेंट की हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और माइक्रो में किसे रखा गया है? माइक्रो में विटामिन्स और मिनरल को रखा गया है। विटामिन्स और मिनरल मतलब विटामिन और खनिज लवण को रखा गया है। विटामिन और खनिज लवण।
पोषक तत्व के प्रकार को जो पोषक तत्व के प्रकार हैं उनको 2 भागों में, जितने भी पोषक तत्व हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। जैसे विटामिन्स को 2 भागों में बांटा गया, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, उसी तरह से जो पोषक तत्व हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है हमारी बॉडी में इन चीज़ों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, किसकी किसकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की। और जो माइक्रो है उसकी क्या होती है, सूक्ष्म मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन्स और खनिज लवण, विटामिन्स और मिनरल आ जाते हैं इसमें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। और जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, इसमें न्यूट्रिशन की क्लास में कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।